Hello everyone, welcome to Sprint to UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 5 Democratic Rights. So हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ लिया था। अब हम आज इस सेशन में बाकी के राइट्स जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे हाउ टू सिक्योर दीज राइट्स। तो आपको एक नया राइट पता चलेगा उसमें। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस एज वेल। तो देखिए, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपको क्या रिलीजन फॉलो करना है। स्टेट को कोई मतलब नहीं होगा। लाइक यू आर फ्री टू इंडल्ज इन एनी ऑफ द रिलीजन। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट रिलीजन यू वांट टू फॉलो। यू डू नॉट वांट टू फॉलो एनी रिलीजन, इट्स अप टू यू। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि हो सकता है इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में, और उस वक्त पार्टीशन हुआ था तो हो सकता है कि कुछ फ्रेगमेंटेशन हो जाए और चीज़ें बिगड़ जाएं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को स्टेट कर दिया क्लियरली कि राइट टू फ्रीडम हमारे पास है, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हम प्रीएम्बल समझ रहे थे। सेक्युलर स्टेट का मतलब यानी कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ना ही स्टेट किसी भी तरह से किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन। हमारे कितने सारे रिलीजन हैं, ठीक है। एंड हम ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि किसी भी रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते, है ना। सो सेक्युलरिज्म इज़ बेस्ड ऑन दिस आइडिया ओनली कि स्टेट सिर्फ और सिर्फ कंसर्न्ड होगा कि उसका रिलेशन कैसा है ह्यूमन बीइंग के साथ, ना कि क्या रिलेशन है एक ह्यूमन बीइंग और गॉड के बीच में। सेक्युलर स्टेट इज़ द वन हु डज नॉट एस्टेब्लिश एनी वन रिलीजन एज एन ऑफिशियल रिलीजन। हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। सो इंडियन सेक्युलरिज्म ये चीज़ प्रैक्टिस करता है, हमारे यहाँ प्रिंसिपल्ड है, और हमारे यहाँ एक स्टेट ने एक इक्वल डिस्टेंस बना के रखा है सारे रिलीजन से, ठीक है। यानी कि अगर कुछ भी बात आएगी तो सारे रिलीजन इनकी आँख में, स्टेट की आंखों के सामने इक्वल होंगे। एवरीवन विल बी इक्वल, दे विल बी न्यूट्रल, इम्पार्शियल। ओके, नाउ एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन, है ना। हर एक व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो जो रिलीजन फॉलो करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, प्रोपगेट भी करना है, जो भी रिलीजन उसको प्रोपगेट करना है, जो भी इसमें बिलीव करते हैं वो कर सकते हैं। एंड जो रिलीजियस ग्रुप है और जो सेक्ट हैं वो भी फ्री हैं, अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाओ और या फिर फ्रॉड या फिर दूसरे तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से। सो ऑफ कोर्स अ पर्सन इज़ फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और हर चॉइस और हिज और हर ओन विल, बट उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि अ पर्सन कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन द नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के नाम पे आप एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते, और सुपर नेचुरल फोर्सेस को इन सारी चीज़ों को ऑफर नहीं कर सकते। ये सारे काम, इन पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में वुमेंस को इन्फीरियर तरीके से जहाँ पे फील करवाया जाता है या फिर उनकी फ्रीडम छीनी जाती है, वो अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बैन भी किया गया है, जैसे कि वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हिज हेड और वियर द वाइट क्लोथ्स, और सती का सिस्टम जैसा कि है हमने प्रोहिबिट किया था। सो उस तरह से अब सेक्युलर स्टेट का मतलब ये भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को या फिर एक पर्टिकुलर सेक्ट को आप कोई स्पेशल प्रिविलेज दो, नॉर इसका मतलब ये है कि वो डिस्क्रिमिनेट करेगा एक रिलीजियस फेलो को और एक नॉन रिलीजियस फेलो को, या फिर पनिश करेगा। अगर आपने कोई रिलीजन नहीं मानते तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा कभी सुना है? नहीं। इसका मतलब है government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any person, any particular religion or religious institutions. This is there, and there shall be no religious instructions in the educational institutions. यानी कि गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जाएंगी। ऑल्दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट बॉडीज़
कंडक्ट करवाती हैं, अगर उधर पे कुछ रिलीजियस फैक्टर है तो एक पर्सन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द पर्सन कि वो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को और या रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करे, ठीक है। नाउ द अदर राइट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आपने सुना होगा कि ये हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट है। सो अब ये सवाल भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने इतना पर्टिकुलर क्यों किया, ये द पर्टिकुलर क्यों मेंशन किया, माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्यों प्रोटेक्ट किए, कल्चरल की बात की जा रही है ना, तो इतना वाई दे हैव रिटन डाउन। थोड़ा जनरल था कि हाँ ठीक है, सबको फ्रीडम है, इक्वालिटी है, ये सब तो मेंशन कर दिया, तो ये क्यों मेंशन किया। और सवाल ये भी आता है कि मेजॉरिटी के लिए कोई चीज़ स्पेशल गारंटी क्यों नहीं की। ठीक, सिंपल ये है कि डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी का मतलब ही मेजॉरिटी है ना, तो ऑलरेडी मेजॉरिटी को तो पावर मिल ही गई बाय stating that we are adopting a democratic constitution. So it is the language, culture, religion of the minorities जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, उनको अंडरमाइन किया जा सकता है और उनके लैंग्वेज कल्चर पे जो है इम्पैक्ट कर सकता है मेजॉरिटी ग्रुप। इसी वजह से इनकी राइट्स जो हैं वो स्पेसिफाई की गई, ठीक है। सो क्या क्या राइट्स हैं एक बार देख लेते हैं। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट, यानी कि आपके पास कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, कल्चर है, इंडिजिनस है, तो आप उसको कंजर्व कर सकते हो। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या फिर उसमें गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, उसमें किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि आप कौन से रिलीजन से हो, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। सारी माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करें, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे है ना बड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं यूपीएससी वाले, माइनॉरिटीज़ की जगह दूसरे सेक्शंस को डाल देते हैं, है ना, तो ये याद रखना है, माइनॉरिटीज़ के पास राइट है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। हियर माइनॉरिटी डज नॉट ओनली मीन रिलीजियस माइनॉरिटी एट लेवल, नेशनल लेवल, कई तरह के माइनॉरिटी हो सकते हैं, बहुत सी तरह के माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं। किसी जगह पर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड पीपल विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस आर माइनॉरिटी एज वेल, जैसे कि तेलुगु स्पीकिंग पर्सन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है वो मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, बट माइनॉरिटी कहाँ पर है, बगल वाले पड़ोस वाले स्टेट में, कर्नाटका में। सिख पंजाब में मेजॉरिटी में है, बट राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में क्या है, माइनॉरिटी में है ना, तो इस तरह से। नाउ द अदर राइट कम्स के हाउ टू सिक्योर दीज राइट्स, लिख तो दिए हैं ये सारे राइट्स, लेकिन इनको सिक्योर कैसे किया जाए, यानी कि अगर राइट गारंटी तो कर दिए बट उनका कोई यूज़ नहीं हुआ या फिर उनको ऑनर नहीं किया तो क्या मतलब। सो फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना तो ज़रूरी है, बट उनका एनफोर्सेबल होना और ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर लास्ट राइट। ओके, फाइनल राइट 6 फंडामेंटल राइट में ये था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। दिस इटसेल्फ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट और ये दूसरे राइट्स को इफ़ेक्टिव बनाता है। ओके, एंड इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स हमारे जो राइट्स हैं वो हमारे आपस के फेलो सिटीजन ही वॉयलेट कर दें, प्राइवेट बॉडी कर दें, गवर्नमेंट कर दें, और जब ये राइट वॉयलेट होते हैं तब हम रेमेडी ले सकते हैं कोर्ट्स के पास, यानी कि हम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि यार ये मैं यहाँ पे फ्री स्पीच कर रही थी और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो यू कैन गो टू द कोर्ट। अगर इस चीज़ को फंडामेंटल राइट बना दिया और अगर फंडामेंटल राइट अगर हमारी वॉलेट हो गई तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, उन्होंने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बाकी और राइट्स को, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अदर institution or government authorities, this is the one, and there can be no law or action that violates the fundamental right, है ना। ये भी बोलता है कि ऐसा कोई लॉ मत बनाना कि फंडामेंटल राइट को लिमिट कर दिया जाए, और अगर कोई एक्ट, अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऐसे कोई एक्शन लेते हैं जिसमें आपका फंडामेंटल राइट लिमिट होता है, उसमें वो लॉ और वो डिसीजन इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हमें लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, जैसे कि बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नेशनलाइज कर दिया, तो हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। अब कोर्ट खुद से भी चीज़ों को इन्फोर्स कर सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल का अगर कोर्ट को लगता है कि फंडामेंटल राइट जा रहा है या फिर
किसी तरह से फंडामेंटल राइट इन्फ्रिज किया जा रहा है, तो कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद से डायरेक्शन इश्यूज़ कर सकते हैं, उनको बोला जाता है रिट्स। ये भी आपके इसमें ही आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं। आप अपकमिंग चैप्टर्स पढ़ेंगे एनसीईआरटीज़ के, और आप अपकमिंग एक्चुअली एनसीईआरटीज़ को आगे लेवल पे जाएंगे, 11th 12th का एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपको रिट्स काफ़ी डिटेल में मिलेंगे कि क्या क्या रिट्स हैं। सो ये जो रिट्स हैं ये इशू कर सकते हैं कोर्ट्स अपने आप से, अगर उनको लगता है कि किसी इंडिविजुअल की, ऑर्गेनाइजेशन की फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रही है, वॉलेट हो रही है। ओके, ऑल्सो कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं विक्टिम्स को, और पनिशमेंट भी दे सकते हैं वॉलेटर्स को। जुडिशरी हमारे देश में जो है वो इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट सिस्टम से, पार्लियामेंट से, और इसी वजह से ये बहुत पावरफुल है, और ये हमारे सिटीजन्स के जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अ ग्रेवाइव्ड पर्सन कैन गो टू द कोर्ट फॉर द रेमेडी। बट नाउ एनी पर्सन, पहले क्या होता था, अगर सपोज आपकी बात हो रही है, आपके खिलाफ वायलेशन हुआ है, तो आप जा सकते हो कोर्ट पे। बट अभी एक नया सिस्टम चला है कि मेरा अगर फ्रेंड है और मुझे लग रहा है कि उसकी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुई है, तो भी मैं कोर्ट पे जा सकती हूँ। उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। या फिर मुझे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट पे कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स ली जा रही है, तो हम PIL फाइल कर सकते हैं। सो अंडर PIL, एनी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर लॉ और अगेंस्ट एनी एक्शन दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। अगर सपोज आपके गाँव में बहुत ही अच्छी एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी है, ओके, और यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि हम ये पूरे एरिया में ब्रिज बना देंगे, तो आपकी जो पेड़ वगैरह हैं वो सब काटे जाएंगे, एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होगा। तो बाय दिस आप PIL फाइल कर सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट पे कि यार ये तो हमारी राइट टू लाइफ पे एक तरह से थ्रेट है। सो इस तरह से, एंड द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ़ द जजेस फाइंड इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे आपको एक आर्टिकल दिया हुआ है। आपने NHRC के बारे में बहुत बार सुना होगा, है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, न्यूज़पेपर्स में। सो ये क्या करते हैं, इट इज़ दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द स्ट्रगल ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। सो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है बहुत सी फील्ड्स में, जैसे कि आपने गुजरात राइट्स में देखा होगा। तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती हैं गवर्नमेंट को कि आप सीरियसली नहीं पनिश कर रहे हो कल्प्रिट्स को। सो समवन हैड टू इंटरवीन ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स ऑल्सो एज वेल, राइट। सो दिस इज़ वेयर NHRC कम्स एंड स्टेप्स इन। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, ये याद रखिए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। इसको लाइक इट वाज सेटअप बाय द लॉ इन 1993। लाइक जुडिशरी कमीशन एकदम इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से। इसके जो कमीशन इज़ अपॉइंटेड यूजली बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे इसमें यूजुअली रिटायर्ड जजेस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, एमिनेंट सिटीजन्स होते हैं, एंड येट इसके पास ऐसा कोई बर्डन नहीं है डिसाइडिंग कोर्ट्स का। इट बेसिकली फोकस ऑन हेल्पिंग द विक्टिम्स टू सिक्योर देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। इसमें आपके सारे सिटीजन्स के सारे राइट्स भी इंक्लूडेड हैं, और ये और वो वाले राइट्स को भी इंक्लूड करता है जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्पॉन्सर्स किए गए हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में, और जिन राइट्स को इंडिया ने साइन किया है, ठीक है। NHRC पनिश नहीं कर सकती किसी भी गिल्टी पर्सन को, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट। NHRC इंक्वायरी जो है वो कर सकती है, ऑल्सो इंक्वायर भी करती है अबेटमेंट के केसेस, वायलेंस के केसेस, नेग्लिजेंस के केसेस, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर कर रहे हों वो सारी चीज़ें भी करती है। द कमीशन प्रेजेंट्स इट्स फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और इंटरवीन इन द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम एज वेल। कोई भी सिटीजन अगर उसको लगता है कि उसकी ह्यूमन राइट वॉलेट हो रही है तो वह NHRC को लिख सकता है। तो ये है रोल NHRC का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो हमारा लास्ट बस बचा हुआ है एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट। ये हम और समझेंगे अपकमिंग सेशन में। फॉर दैट यू विल हैव टू स्टे ट्यून. So if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। याद रखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।
थैंक यू सो मच.